डी फार्मा या बी फार्मा, क्या हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस होंगी? हम लोग क्या करेंगे? हमें यहाँ वर्क करना होगा या वहां वर्क करना होगा? हम लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम डी फार्मा करें या बी फार्मा करें। जो स्टूडेंट्स हमारे इस ऐसी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वॉर्म फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ हम आपको एक क्लैरिफिकेशन बताएंगे कि डी फार्मा किसको करना है और बी फार्मा किसको करना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है, मेन वर्क क्या है। दोनों ही फार्मासिस्ट होते हैं, बट एक डिप्लोमा यानी उसके पास भी अपना लाइसेंस होगा, दूसरी तरफ बी फार्मा उसके पास भी अपना एक लाइसेंस होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या आता है, वो यहाँ चीजें हम क्लियर कर लेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे ये जान लेंगे कि डी फार्मा की सैलरी क्या होती है और एक बी फार्मा की सैलरी क्या होती है। इन फ्यूचर आप लोग अपने क्या क्या गोल्स देख रहे हैं, अपने आप को कहाँ आप देख रहे हैं, ये सारी चीज इस वीडियो से आप लोग जान जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और जानते हैं कि फार्मेसी होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा व्हाट इज फार्मेसी और एक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। क्योंकि आप जब डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं तब आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं, और सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप अपने आप को एक फार्मासिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं। जो भी लोग डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग कहीं ऐसा अपने आप को देख लेंगे, कहीं उस जगह हम आप अपने आप को देख लेंगे, बट यू आर द फार्मासिस्ट। आप सबसे पहले एक फार्मासिस्ट हैं, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या की फंक्शंस हैं आप लोगों के, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, फिर आप उसके बारे में सोचिएगा, एनालाइज कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि व्हाट इज फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंबाइनिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। फार्मेसी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप अपनी ड्रग्स का प्रिपरेशन करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन एंड उसको डिस्पेंस करने की आप आपके अंदर फंक्शनैलिटी प्रेजेंट होती है। आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं आप लोग जो कि एक साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस के आर्टिस्ट हैं, और आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपनी दवा को कैसे बनाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है, और कैसे उसको डिस्पेंस करना है, एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ पेशेंट। ठीक, यानी उस दवा को एक सेफ और इफेक्टिव पर्पज से किसी मरीज को, किसी पेशेंट को दिया जा सके, ये आपका एक मेन फंक्शन यहाँ पर होता है। फार्मेसी इज इक्वल टू ब्रिज बिटवीन मेडिसिन, डॉक्टर एंड पेशेंट। पेशेंट के और डॉक्टर के बीच का जो एक ब्रिज होता है, एक बीच का जो रिलेशन होता है, वो कौन होता है? एक फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, बिकॉज यू आर द फार्मासिस्ट एंड यू हैव द की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। आप ही लोग वो हैं जो किसी मरीज को एक इफेक्टिव और सेफ ड्रग देते हैं बाय योर नॉलेज। ओके, इट a pharmacist ensure right medicine, right dose, right time and right patient। सही मरीज को सही दवा देना, सही डोज में देना और सही टाइम पर देना, ये आप लोगों का एक मेन फंक्शन है। इट कवर्स रिसर्च, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आप लोगों के पास ये कुछ की एरियाज हैं जिनके अंदर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आप किसी रिसर्च के अंदर एनरोल कर सकते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट में जा सकते हैं। अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल बना रही है, कोई क्वालिटी कंट्रोल किसी इंडस्ट्रीज के पास है, आप उसके अंदर एनरोल कर जाइए। डिस्पेंसिंग यानी आप चाहे कम्युनिटी फार्मेसी पे काम कीजिए या किसी क्लिनिकल फार्मेसी पे काम कीजिए, वहां भी आप पेशेंट को डिस्पेंसिंग कर सकते हैं मेडिसिन का, एंड पेशेंट काउंसलिंग। साथ ही आप एक पेशेंट अवेयरनेस के लिए पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, जो कि आप किसी क्लिनिकल फार्मेसी पर भी करेंगे। और आप अगर कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस कराना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ कुछ कोर्सेज बता देता हूँ कि फार्मेसी करने वाला कौन कौन से कोर्सेज करता है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डी फार्मा करना है तो यू आर द डी फार्मा। आप लोगों के पास ये
राइट्स होता है कि आप अपनी मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। आप अगर किसी मार्केटिंग में जाना चाहें तो आप वहां भी जा सकते हैं। आप अगर किसी इंडस्ट्रीज में जाना चाहें तो आपके लिए वहां जॉब अवेलेबल हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको टिपिकल टास्क वहां पर देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज वहां आपके पास ग्रेजुएशन जो बीएससी सॉरी बी फार्म या बी एम फार्म वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपको आपसे पहले वहां लाइन में लगे हुए मिलेंगे, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है वहां पे जॉब लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्सेज हैं आपके डी फार्मा जो कि एक डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है, बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, PharmD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ओके, PharmD क्या था आपका? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नए स्लाइड्स की तरफ और हम जानेंगे कि कौन कौन से स्कोप आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं फार्मेसी के। क्लियर? नंबर वन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए, हमारे चाहे डी फार्मा के स्टूडेंट हो या बी फार्मा के स्टूडेंट हो, आप दोनों ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। बट डी फार्मा वालों के लिए थोड़ा सा टास्क टिपिकल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बी फार्मा के स्टूडेंट्स आप लोगों को अवेलेबल होते हैं और इस वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जहां दवाइयों की फॉर्मुलेशन होती है, जहां उनको डेवलप किया जाता है किसी नई टैबलेट्स को, इंजेक्शन को या ऑइंटमेंट को, वहां पर आप अपना एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग इन ड्रग्स, वैक्सीन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, यहाँ भी आप अपने आप को एंटर कर सकते हैं जहां पर दवाइयों का, वैक्सीन का या किसी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का काम होता हो। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, दो बोथ आर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इंश्योरिंग मेडिसिन मीट सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ पर मेडिसिन की सेफ्टी, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ पर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर नई नई दवाइयों की खोज की जाती है, नई दवाइयों को डेवलप किया जाता है, यहाँ पर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको एक मास्टर डिग्री की नीड होगी, मास्टर डिग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बी फार्मा वालों के लिए भी ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन होता है यहाँ पर, इसलिए जो लोग नाइपर से अब हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या डिफरेंस है। आप हॉस्पिटल फार्मेसी की अगर बात करें तो आप एक फार्मासिस्ट हैं और आपका ये फंक्शन है कि आप एक पेशेंट को ड्रग जो है डिस्पेंस करेंगे। बट अगर मैं बात करूं क्लिनिकल फार्मेसी की, तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है कि वहां भी ड्रग डिस्पेंस होती है, लेकिन आपका जो नॉलेज एरिया है वहां पर वो ऑब्जर्व किया जाता है, वहां वो चीज आपकी देखी जाती है। आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में बस इतना करना होता है कि किसी डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया, आपने उस प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग निकाला और ड्रग पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया। बट क्लिनिकल फार्मेसी में ऐसा नहीं होता। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर अगर डॉक्टर आपको ड्रग प्रेस्क्राइब कर गया तो अब उसमें आपको ये चेकआउट करना होगा कि उस ड्रग के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या ड्रग का डोज सही लिखा हुआ है, क्या अकॉर्डिंग टू द पेशेंट है। आप हॉस्पिटल फार्मेसी में इतना नॉलेज नहीं रखते, लेकिन आप किसी क्लिनिकल फार्मेसी की अगर बात करें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक बहुत ब्रॉड एरिया वाला नॉलेज रखता है एज कंपेयर टू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना है तो डी फार्मा इज सफिशिएंट, बट इफ यू वांट टू बिकम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड यू वांट टू गो अब्रॉड, आपको किसी फॉरेन कंट्रीज में जाना है, कहीं बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाना है, आपको किसी हाई सैलरी की डिमांड है, तो आप लोगों को बी फार्मा करना कंपलसरी होगा। बिकॉज क्लिनिकल फार्मेसी के लिए बाहर कोई भी आपका डी फार्मा अलाउ नहीं करता, ना ही आपके इंडिया में अलाउ होता है, ना आपका ये कहीं बाहर अलाउ होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को क्लिनिकल फार्मेसी में अपना फ्यूचर बनाना है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग बी फार्मा से स्टार्टिंग करें, देन अपने आप को एम फार्मा में एनरोल करें। ओके, या फिर PharmD आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से मिल जाती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एज कंपेयर टू बी फार्मा। अब मैं बात करता हूं फार्माको विजिलेंस की, जो कि बहुत वास्ट एरिया है, वास्ट आपका एक स्कोप है। इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से ये
ब्रॉड हो रहा है, और बाहर भी अगर मैं अब्रोड की बात करूं तो वहां भी इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इसके सेंटर्स हैं, वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा एरिया है आपका जहां आप क्या करते हैं, एडीआर की स्टडी करते हैं, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो दवाएं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बना रही हैं और पेशेंट्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर उनके एडीआर चेक हो रहे हैं इन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के अंदर क्या हो रहे हैं, उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रेगुलर चेक हो रहे हैं कि किसी पेशेंट्स के लिए ये हार्मफुल तो नहीं हो रही। तो जिन पेशेंट्स का इसमें इंटरेस्ट है वो बहुत आसानी से अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं, बट आपके पास एक बी फार्मा की डिग्री होना बहुत जरूरी है। डी फार्मा वाले फार्माकोविजिलेंस के लिए अलाउ, मतलब अपने आप को अलाउ नहीं कर सकते, सॉरी, जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी वो अलाउ नहीं करेंगी आपको। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी की। तो इसके ऊपर मैं आपको एक ब्रॉड आपका एक वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या बेनिफिट है और क्लिनिकल फार्मेसी में क्या बेनिफिट है। ये एक अनदर वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी। रनिंग अ मेडिकल स्टोर फार्मेसी, भाई जो आप रिटेल फार्मेसी चलाते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, जस्ट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आया, आपने पेशेंट को काउंसलिंग कर दी कि ठीक है आपको ये ड्रग ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। आप उसके अंदर भी बहुत ज्यादा, इंडिया के अंदर तो खासकर आप लोग कुछ ऐसा नहीं बताते पेशेंट को। अगर आप लोगों के पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो डायरेक्टली आके आपके उससे कोई ओटीसी मेडिसिन मांग रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली ओटीसी मेडिसिन देंगे, लेकिन आप उसके अंदर ये ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपको उसको ये भी बताना है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई डायबिटिक मेडिसिन चल रहा है, कोई एंटी डायबिटिक ड्रग चल रहा है, तो उसके साथ आपको इस तरीके से इसको लेना है। या आप कोई आयरन या मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हैं तो आपको उसको रात में नहीं लेनी है, दिन में लेनी है। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर ऑब्जर्व करानी थी पेशेंट को, लेकिन आपने उसको ये ऑब्जर्व नहीं कराई, ये नहीं बताई, और इंडिया में ऐसा ही चल रहा है। इसलिए अगर आपको एक रिटेल फार्मेसी का काम करना है तो आप सिंपल सा एक डी फार्मा कीजिए और अपनी जॉब को आप सॉरी जॉब नहीं करके आप अपना काम कर सकते हैं। या फिर किसी रिटेल फार्मेसी पे जॉब करना चाहते हैं तो वहां भी आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो जाती है आफ्टर डी फार्मा। बात करते हैं हम एकेडमिक्स की और टीचिंग की। देखिए, आप अगर किसी डी फार्मा को पढ़ाना चाहते हैं या बी फार्मा को पढ़ाना चाहते हैं तो मस्ट है कि भाई आपको डी बी फार्मा या एम फार्मा तो करना कंपलसरी है। अगर आप किसी लेक्चरर पोस्ट पे जाना चाहते हैं देन यू हैव टू डू डी बी फार्मा, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर और अ प्रोफेसर देन आप लोगों को बी फार्मा सॉरी एम फार्मा या फिर पीएचडी करना तो कंपलसरी ही होगा। तो आप देख लीजिए कि आपको किस फील्ड को अपनाना है, किस फील्ड को आगे लेके चलना है, उसी बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और उसी कोर्स को आप चुनिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप जब पीएचडी कर लेते हैं या एम फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिससे आप अर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने जो ये वीडियो बनाया है ये उसी बेसिस पर है कि आप डी फार्मा करेंगे या बी फार्मा करेंगे। तो डी फार्मा वाले तो भाई एलिजिबल हैं ही बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन बी फार्मा करने के बाद जो लोग एम फार्मा करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो लोग सोचते हैं कि बस हम टीचिंग में रह जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक टीचिंग का ही एक आपका करियर होगा, इससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पर ग्रो कर सकते हैं। आप लिखिए ना, रिव्यू आर्टिकल्स लिखिए, आप आर्टिकल्स लिखिए, आप थीसिस राइटिंग सीखिए, आप मार्केट में थीसिस लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं थीसिस के लिए। तो अगर आप अपने करियर को किसी एकेडमिक्स में या किसी टीचिंग में देख रहे हैं तो आप अच्छे से बी फार्म या एम फार्म करना आपके लिए कंपलसरी होगा, डी फार्म इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स की। बिल्कुल, डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, एक्सेप्शनल ड्रग इंस्पेक्टर, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अपना बी फार्मा करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही अवेलेबल होते हैं, दोनों के लिए वैकेंसी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लिनिकल रिसर्च में या फार्माकोविजिलेंस में अगर आप जाना चाहते हैं जहां पे
क्लिनिक्स यानी पेशेंट्स की रेगुलर रिसर्च चल रही हैं, उनके डेटा बेसिस पर रिसर्च हो रही हैं, या फार्माकोविजिलेंस में यानी उनके एडीआर की टेस्टिंग हो रही है, तो इसके लिए आपको बी फार्मा या एम फार्मा करना मस्ट होगा। अब हम बात करते हैं एंटरप्रीनियरशिप या बिजनेस, जो कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया जाता है कि आपको इंडिया के अंदर अगर रहना है तो आपको अपना बिजनेस करना है। तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रीनियर बनना चाहते हैं, तो आप अपना डी फार्मा कीजिए, अपना लाइसेंस लीजिए, और आप किसी होलसेल का या फिर रिटेल का मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, और आप अपने करियर को उसमें बेहतरीन बना सकते हैं। बट मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप डी फार्मा करें या बी फार्मा करें, देखिए पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों ने स्टडी की और आप उसको भूल गए। आपने जब स्टडी किया, आपने जब अपने फार्मेसी को अच्छे से किया, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जब किसी पेशेंट को दवा दे रहे हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, उसका उसके ऊपर कोई एडीआर देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, या फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आपको साथ साथ मालूम होने चाहिए। तो अब जब आप एक पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं, अपना पढ़े लिखे आप एक इंटरप्रीनियर हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों से अवेयर रहना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे आगे ग्रो कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, डेट इज द इमर्जिंग एरिया। जो लोग डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं, तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है डी फार्मा वालों के लिए नहीं है, ये बी फार्मा वालों के लिए है। आप बायोटेक्नोलॉजी में या फार्माकोजिनोमिक्स जैसी जो आपके रिसर्च एरियाज हैं उसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आप देख रहे होंगे लिपोसोम्स, है ना, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गई हैं कि स्किन के ऊपर पैचेस लगा दिए जाते हैं, और टाइम के साथ वो जो ड्रग उसके अंदर पैचेस में लगी हुई होती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी बॉडी के अंदर डिलीवर हो जाती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुकी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी स्पेशली बी फार्मा वालों की या एम फार्मा वालों की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों को दी जाती है, ये डी फार्मा वालों को नहीं दी जाती। ये अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल नहीं होती। आप मेडिकल राइटिंग या साइंटिफिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप किसी डॉक्टर से साइंटिफिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या आप किसी एब्रॉड के डॉक्टर के साथ मेडिकल स्क्राइबिंग की जॉब करना चाहते हैं, मेडिकल कोडिंग की जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बी फार्मा करना कंपलसरी होगा। एब्रॉड ऑप्शंस फॉर फार्मेसी, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा कम है, आई वांट टू गो अब्रॉड, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैं बाहर जाना चाहती हूँ। ये सभी लोगों का एक यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोगों का सोच बन गया है। और अगर आपको फार्मेसी के अंदर बाहर जाना है तो आपके लिए कुछ स्पेशल एग्जाम हैं उन स्पेशल कंट्रीज के लिए जहां आप अपना करियर सोच रहे हैं। तो अगर आपको बाहर जाना है तो आपको उन कंट्रीज के एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। आप उसके बाद बहुत आसानी से अब्रॉड में अपनी करियर को बना सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए आप अगर जाना चाहते हैं अब्रॉड तो जाइए, बिल्कुल बी फार्मा कीजिए और बाहर से जाके अपनी एम फार्मा या पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आपको लेनी है, मेडिकल राइटिंग आपको करना है, या एकेडमिक्स में रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बाहर किसी यूनिवर्सिटी में बनना है, तो भी आप बाहर जाके बन सकते हैं। बट आपको उसके लिए इंडिया से बी फार्मा करना जरूरी होगा।